ऑस्ट्रेलिया में आयोजित लीग में मैच हारने के बाद ईरानी महिला टीम को वापस अपने देश आना पड़ा है। इस पर ट्रंप ने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है। उनके मुताबिक ये अब तक की सबसे बड़ी मानवीय भूल है, क्योंकि ईरान में उनकी जान को खतरा हो सकता है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें अमेरिका में शरण देने की पेशकश भी कर दी है। आपको बता दें कि हाल ही में ईरानी टीम ने मैच के दौरान अपने राष्ट्रगान का विरोध किया था, जिस पर उन्हें लगातार धमकियां मिल रही थी। कल से बेंगलुरु में एक एक कर होटल्स बंद होंगे। कमर्शियल गैस संकट को लेकर एसोसिएशन ने बड़ा ऐलान किया है। मिडिल ईस्ट तनाव के चलते बेंगलुरु में कमर्शियल गैस की किल्लत हो गई है। एसोसिएशन ने कहा कि हमें 70 दिन की सप्लाई गारंटी दी गई थी, लेकिन अब हालात हाथ से बाहर निकल चुके हैं। स्थिति ठीक न होने पर होटल्स को बंद किया जाएगा। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने मौजूदा सत्र में मिडिल ईस्ट के हालातों पर चर्चा की मांग की और कहा कि खाड़ी के हालातों पर भारत के स्टैंड को खुद प्रधानमंत्री सदन के सामने रखें। राहुल ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री घबराए हुए हैं और इसलिए वो चर्चा से भाग रहे हैं। यूएस के साथ ट्रेड डील के नाम पर कॉम्प्रोमाइज किया गया है और अब ईरान को लेकर उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। मिडिल ईस्ट की जंग से भारत में आर्थिक तबाही आ सकती है। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच मिडिल ईस्ट संकट पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में बयान दिया और कहा कि मौजूदा हालात पर सरकार की पैनी नजर है। भारतीयों की सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर और प्रतिबद्ध है। खाड़ी देशों में मौजूद भारतीयों के संपर्क में हमने समय रहते नागरिकों को आगाह किया था। विदेश मंत्री ने कहा कि कूटनीतिक बातचीत के जरिए समस्या का हल होना चाहिए। जंग से सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। फिलहाल ऊर्जा जरूरतों को लेकर सरकार सतर्क है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर तैयारियां तेज हैं। इसके लिए बनाई गई ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक हुई है। मीटिंग में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने बिल को देशहित के लिए जरूरी बताया और कहा कि सभी चुनावों को एक साथ कराने की वकालत करते हैं। कमेटी के चेयरमैन पीपी चौधरी ने बैठक की अध्यक्षता की है। शराब घोटाला मामले में केजरीवाल एंड कंपनी को निचली अदालत से राहत मिल चुकी है। इसके खिलाफ सीबीआई के साथ अब ईडी ने भी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। फैसले के दौरान निचली अदालत के कमेंट्स पर नाराजगी जताई गई और इन्हें हटाने की मांग पर कल हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। 2019 में मिस इंडिया अर्थ का हिस्सा रही पुणे की सियाली सुर्वे ने हिंदू धर्म में वापसी कर ली है। अपने ससुराल वालों पर टॉर्चर और जबरन धन परिवर्तन कराने का आरोप लगाया और कहा कि मैं अपने 4 बच्चों के लिए 10 साल तक जुल्म सहती रही। पुलिस से शिकायत करने पर कोई मदद नहीं मिली, लेकिन हिंदू संगठन ने मदद का हाथ बढ़ाया। मिडिल ईस्ट युद्ध के चलते शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 1353 अंकों की गिरावट के साथ 77,566 पर बंद हो गया। निफ्टी में भी 422 अंकों की गिरावट देखने के लिए मिली, जिसके बाद निफ्टी 24,028 पर बंद हुआ। बैंक, ऑटो, मेटल, एनर्जी, एफएमसीजी शेयर्स में ज्यादा बिकवाली रही। इजरायल, अमेरिका और ईरान युद्ध के चलते महंगाई बढ़ने का डर है। शेयर मार्केट में गिरावट का असर कई शेयर्स पर हुआ। मार्केट में कुछ शेयर्स को बम्पर फायदा तो किसी को नुकसान हुआ। विप्रो, रिलायंस इंडस्ट्रीज, अपोलो हॉस्पिटल निफ्टी के टॉप गेनर्स रहे, तो वहीं टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल, अल्ट्राटेक सीमेंट, मारुति सुजुकी निफ्टी के टॉप लूजर्स। सोने के दाम में गिरावट दर्ज की गई है। 24 कैरेट सोने के दाम में 786 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है, जिसके बाद 1,60,836 रुपए 10 ग्राम सोने की कीमत है। दूसरी तरफ चांदी के दाम में भी 3,285 रुपए की भारी गिरावट आई है, जिसके बाद 1 किलो चांदी का भाव 2,65,000 रुपए हो गया है। दुनिया में जारी तनाव के बीच भारत में सोने चांदी के दाम में उतार चढ़ाव जारी है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 9 पैसे गिरकर बंद हुआ है, जिसके बाद एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 92 रुपए 33 पैसे हो गई है। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसके चलते डॉलर मजबूत हुआ। रुपए में गिरावट रही। रुपए में गिरावट के चलते विदेशी सामान महंगे होंगे। मिडिल ईस्ट में युद्ध अगर जारी रहता है तो रुपया और गिर सकता है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित किया और कहा कि भारत अब तेजी से एक इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है। हमारे एजुकेशन सिस्टम को रियल वर्ल्ड इकोनॉमी की जरूरत के साथ मजबूती से जोड़ने की जरूरत है। एआई और डिजिटल इकोनॉमी को भविष्य के लिए जरूरी बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि लंबे समय की ग्रोथ बनाए रखने के लिए भारत को एआई, ऑटोमेशन, डिजिटल इकोनॉमी, डिजाइन बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग जैसे उभरते सेक्टर्स पर ध्यान देना होगा।